नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड में जनता जनार्दन के फैसले के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब एक बार फिर से बीजेपी धामी रिटर्न्स लेकर जनता की सरकार बनाने जा रही है। और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन जाकर राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। मतलब कि उत्तराखंड में अब जनता की सरकार, धामी के हाथ कमान। इसी मुद्दे पर आज हम महाबहस करेंगे। पुष्कर फ्लावर भी है, फायर भी है, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। धामी पर पीएम मोदी ने जताया था भरोसा। उत्तराखंड के पास भी अवसर है कि वो भी कांग्रेस को यहां से बेदखल करें। उत्तराखंड के पास आज जब भाजपा जैसा भरोसेमंद सेवक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड से विदा करेंगे। धामी ने लिया था नए भारत के निर्माण का संकल्प। आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आहुति की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। सरकारी योजनाओं से लोगों को दिया लाभ। अगर आप बीमार पड़ोगे, अस्पताल में भर्ती हो जाओगे या अस्पताल में आपको इलाज करवाना पड़ेगा, तो आपको अब किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना मकान नहीं बेचना पड़ेगा, आपको अपने जेवर गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, आपको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। भाइयों बहनों, अब आपके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था भारत की सरकार ने कर दी है, उत्तराखंड की सरकार ने कर दी है। तो उत्तराखंड में धामी रिटर्न्स हुआ है और जिस तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तमाम विधायकों ने भी सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगाई और सभी एक नई एनर्जी, एक नई खुशी महसूस करते हुए नजर आए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुष्यंत गौतम जी, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी है और राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर दुष्यंत गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, सवाल सबसे पहले यही कि आपने अपनी ही सरकार पर उसी चेहरे पर मुहर लगाई है, तो अगर सब कुछ तय था तो फिर इतनी देरी क्यों हुई अनाउंस करने में? एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते सब निर्णय बड़े सोच समझकर सबसे चर्चा करने के बाद किए जाते हैं। इसमें अपने राज्य के नेताओं के भी सुझाव लिए जाते हैं, केंद्र के नेताओं को भी सुझाव आते हैं। ये एक तत्काल नहीं होता, सभी विषयों पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद निर्णय होता है। चलिए ठीक है, तो आखिरकार एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। आने वाले 5 सालों तक जो है उनके ऊपर कई अहम जिम्मेदारियां रहेंगी। प्राथमिकताएं क्या होंगी उस पर भी हम चर्चा करें, लेकिन जिस तरह से दौड़ में कई और मुख्य चेहरे थे, आखिर क्या कारण रहा कि पुष्कर सिंह धामी, किन बातों का, किन फैक्टर्स का उनको वेटेज मिला जिसके कारण एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया, क्योंकि वो अपनी विधायकी तो हार गए खटीमा से? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है
कभी भी हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन उत्तराखंड की जनता की मांग थी, इच्छा थी कि पुष्कर धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनका जो 6-7 महीने का कार्यकाल रहा है वो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। निर्णय लेने की जो क्षमता उनकी है, निर्णय उन्होंने लिए और तत्काल उसके प्रभाव, अपने प्रभाव से उसको काम भी, क्रियान्वयन भी करने का काम किया। ऐसी अनेकों अनेक योजना है जो महिला हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बढ़ चढ़कर और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ के वोट किया है। मेरी उम्र के हिसाब से मैं अगर अपने जीवन का देखता हूं तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट पहली बार किया है। हर बार क्या होता था, पुरुष वोट डालते थे ज्यादा, महिला उनके पीछे पीछे चलती थी। आज महिलाओं ने पुरुषों को छोड़कर वोट डालने का काम किया है, क्योंकि आज लगता है कि जिस देश समाज की अगर तरक्की देखनी है तो महिलाओं की तरक्की देखी जाती है। उनके बिल्कुल, और जिन बातों का जिक्र सर आप कर रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि नौजवानों ने, महिलाओं ने बीजेपी को जो है वो वोटों के रूप में बहुत भरोसा, बहुत प्यार बख्शा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड का जो अगला चेहरा है वो कोई महिला ही हो। और इस रेस में जिन नामों की चर्चा थी उसमें भी 2 महिलाएं शामिल थी, तो कोई महत्वपूर्ण भूमिका में किसी महिला की रहने वाली है क्या आने वाले समय में? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सीएम होंगे तो तय। मोदी जी का कहना है, और मुझे पूरे देश के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। पहली बार महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं, और देश का रेशो भी जो आप देखोगे, पहले 930 हुआ करता था, आज 1020 है महिलाओं का रेशो। तो उसको देखते हुए महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, इसकी भी चिंता पार्टी लगातार कर रही है और मंत्रिमंडल में आपको दिखाई देगा। जी सर, पुष्कर सिंह धामी अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 भी ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, उसको लेकर भी आप लोगों के लक्ष्य होंगे। तो सरकार और संगठन को एक ऐसा चेहरा जो दोनों को साथ लेकर, दोनों को साथ कर, दोनों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में कौन कौन से फैक्टर्स गए? पुष्कर धामी जी का एक तो उनका कुशल नेतृत्व है, बड़े सरल स्वभाव के हैं, और चेहरे पे कभी उनके तनाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबको साथ लेने के लिए, चलने की उनकी क्षमता है। और आज आपने 8 महीने के उनके कार्यकाल में भी देखा होगा, कहीं भी असंतुष्टता कहीं भी दिखाई नहीं दी। आज पहले ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए 5 विधायकों ने सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए हैं। और यही नहीं है, जब मैं अभी उनकी घोषणा के बाद में गवर्नर हाउस जा रहा था, रास्ते में पब्लिक ने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया है, उससे लगता है कि हमने एक जन नेता को, जो हमने एक प्राथमिकता हमारी थी, जो प्राथमिकता आपने पूछा है, हम महिलाओं को, युवाओं को एक बराबर का ऑप्शन देना चाहते हैं। ऐसा नहीं देखा होगा आपने, हमने घसियारी योजना लेके आए, घास काटने का काम सरकार ने खुद किया, लेकिन वो माँ बहन बेटियों को कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बनाना चाहते हैं। आज जिस कोरोना काल के अंदर हम निकले हैं, उस कोरोना की महामारी के बीच में भी हमने किस प्रकार से लोगों को उनके साथ सेवाई संगठन, सेवाई समर्पण के माध्यम से सेवा कार्य करने का काम किया है। और साथ साथ एक ही नहीं है, महिलाओं को बराबर का हक मिले, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिले, 1 रुपये नल और नल में जल हो, ऐसी सारी योजनाएं हैं। और जो पलायन बस सबसे बड़ा कारण यहाँ पे माना जाता है, उस पलायन को भी दूर करने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बेशक बेशक, और आज सभी इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जो विजन डॉक्यूमेंट भाजपा का रहा, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उत्तराखंड को लेकर, उन्होंने कहा भी था आने वाला दशक जो है वो पहाड़ का रहने वाला है। अब उसको हूबहू लफ्ज बलफ्ज जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी आप सब लोगों पर है, खासतौर पर पुष्कर धामी पर। लेकिन सर, सवाल यही कि बिल्कुल ऐन मौके तक ये सस्पेंस ऐसा चलता रहा कि कुछ कयास ये भी उठे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के अंदर ही पुष्कर धामी के नाम पर सहमति बनाने में कुछ आपको विरोध का सामना करना पड़ा हो, कुछ गतिरोध, कुछ इफ बट रहे हो, जिससे नतीजे पर पहुंचने में इतना वक्त लग गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्णय के बीच में होली भी थी, होली का त्योहार भी था, और अनेकों ने कार्यक्रम भी चल रहे थे, पार्लियामेंट रही थी, इसलिए निर्णय लेट नहीं था, क्योंकि हम संतुष्ट थे। इतना अच्छा बहुमत मिला है तो हमें सोचने का समय भी था। ऐसा नहीं है कि हमें उनके मन में कोई विरोध था, उनके बारे में कोई विरोध था। आज भी जिस प्रकार से विधायकों ने, 5 विधायकों ने, उनका प्रस्तावक थे, 5 विधायक समर्थक थे, और जो विधायकों में जोश दिखाई दिया है उनके प्रति, मुझे लगता नहीं कि नेतृत्व में भी और प्रदेश में भी उनके विरोध में कोई ऐसी बात थी। एकमात्र धामी जी के नाम पर सब सहमत थे। अब अगली चर्चा जो है वो मंत्रिमंडल को लेकर है। आपने अपने पूर्व के चेहरे पर तो मुहर लगा दी, मुख्यमंत्री रहेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन क्या आने वाले समय में मंत्रियों के कुछ चेहरे बदल सकते हैं, कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है, खासतौर पर महिलाओं? उस रेशियो या उस अनुपात के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें? नहीं, मैं ये कहूंगा कि आपको मंत्रिमंडल भी ऐसा ही दिखाई देगा
या आपको लगेगा, जनता को लगेगा कि हाँ मंत्रिमंडल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो दुष्यंत गौतम हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी को लेकर सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने हामी भरी और किसी को उनके नाम पर किसी भी तरह का कोई गतिरोध देखने को नहीं मिला। और एक बार फिर से जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के। और आपको बता दें कि एक तस्वीर भी सबके सामने आई है। एक बार फिर से जिस तरह जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है उसकी बानगी तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी को बीजेपी आगे करके चुनाव लड़ने उतरी। उसके बाद बीजेपी ने भी धामी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है और अब 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो एक बार फिर से ताजपोशी होगी पुष्कर सिंह धामी पर। ये देखिए, फूलों की वर्षा हो रही है। आज दिन भर का घटनाक्रम आप देखें उठाकर, तो उसके अंत में फूल, रंग, पटाखे, यही सब बीजेपी दफ्तर से लेकर सीएम ऑफिस में होता रहा। दरअसल ये उत्साह था पुष्कर सिंह धामी का नाम अनाउंस होने के बाद। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि आखिर क्यों भाजपा ने दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया? ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण बीजेपी आलाकमान ने धामी के चेहरे पर मुहर लगा दी? तो चलिए एक एक करके हम वो भी आपके सामने रख देते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजहें थी। सबसे बड़ी वजह थी युवा चेहरा, यूथ लीडरशिप, जिस पर भरोसा जताया भाजपा ने। धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा भाजपा ने। धामी ने जनता का भरोसा जीता। बहुत कम वक्त उनको कार्यकाल में मिला लेकिन वो उम्मीदों पर खरे उतरे। 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जनता के जहन पर एक अलग छाप छोड़ी। उत्तराखंड में बीजेपी को उनके चेहरे पर प्रचंड जीत मिली है। लगातार जीत से इतिहास रचा है बीजेपी ने। एक युवा चेहरा उभर करके सामने आया पुष्कर सिंह धामी के रूप में और उत्तराखंड को एक नई लीडरशिप, एक यंग लीडरशिप जो है वो मिली। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक एक करके हमने आपको बताए जिसके कारण पुष्कर सिंह धामी की एक बार फिर से वापसी हुई। और अब आपको बताते हैं कि ये तो वो वजह थी जिसकी वजह से धामी मुख्यमंत्री बने हैं। और अब आपको वो वजह भी बताते हैं, वो इतिहास बताते हैं जो पहली बार दोहराया जा रहा है। पहली बार दोहराया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, साल 2000 में नित्यानंद स्वामी रहे, मुख्यमंत्री रिपीट नहीं कर पाए। 2001 में भगत सिंह कोश्यारी आए, 2002 में एनडी तिवारी आए, रिपीट नहीं कर पाए, दोबारा सरकार में वापस नहीं आ पाए। 2009 में रमेश पोखरियाल निशंक आए, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। 2011 की बात करें, बीसी खंडूरी, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। 2012 में विजय बहुगुणा बने मुख्यमंत्री लेकिन उनकी भी वापसी नहीं हो पाई। 2014 में हरीश रावत, 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। 2021 में तीरथ सिंह रावत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे लेकिन वापसी नहीं हो पाई। लेकिन 2021 में पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान आती है और 2022 में उनकी लीडरशिप में प्रचंड जीत मिलती है। इतिहास रचा जाता है और उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। और इसी पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सुजाता पॉल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, भावना पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और नेहा जोशी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ हैं, मेनका चौधरी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल नेहा जोशी, आपके चेहरे पर जो मुस्कान है और अभी हम उसी चीज का जिक्र कर रहे थे, इतिहास भी रचा गया है, चाहे वो भाजपा की बात हो या पुष्कर सिंह धामी की बात हो। तो अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अब मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा। एक यंग लीडरशिप जिसको आपने आगे किया, जनता ने उस पर मुहर लगाई, मुख्यमंत्री का चेहरा युवा है, तो अब क्या इसकी छाप मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगी? मतलब जो अगली जनरेशन है वो अब ऊपर आ रही है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कई मायनों में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में इतिहास रचा है। कहते थे पेंडुलम स्टेट है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हमारी जनता ने आशीर्वाद दिया है। सबसे ज्यादा महिला विधायक इस बार हमारे सदन में देखने को मिलेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर हमारी शीर्ष नेतृत्व में एक बार फिर से जो उनकी युवा लीडरशिप पर विश्वास जताया है और कहीं ना कहीं जो जन भावना है उसका आदर किया है। हम धामी सरकार के स्लोगन के साथ चुनाव में गए थे और धामी जी प्रदेश में जहां भी गए, जो युवाओं और महिलाओं का समर्थन उनको हर जगह मिला और आशीर्वाद मिला और हमने चुनाव के नतीजों में भी देखा। तो उसका सम्मान करते हुए मैं कार्यकर्ता के रूप में, उत्तराखंड के वोटर के रूप में मैं बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे सारे विधानमंडल का कि उन्होंने सर्वसम्मति से धामी जी को अपना नेता चुना। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो उत्तराखंड की जनता की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करेगा और आने वाले उत्तराखंड की जो विकास गाथा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो ये पेंडुलम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं रुक रही थी, तो अब ये गाथा अविरल चलने वाली है।
चलिए, ये जो गाथा है, ये विकास की गाथा अविरल चलने वाली है, ऐसा आपका दावा है। सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस से। सुजाता जी, आप नेहा जी की बात सुन रही थी। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड की जो एक इमेज थी पेंडुलम स्टेट के तौर पर, वो भी ब्रेक हुई है, इतिहास रचा गया है। हमने भी वो तमाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट दिखाई जो हुए उत्तराखंड के अंदर जब से ये स्टेट बना है, एक भी रिपीट नहीं कर पाया सिवाय पुष्कर सिंह धामी के। और एक बार फिर से अपने उसी चेहरे पर मुहर भाजपा ने लगाई है। मतलब कुछ नहीं बदलेगा, मुख्यमंत्री भी वही, सरकार का विजन भी वही उत्तराखंड को लेकर, पोस्टर भी बदलने की जरूरत नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खंडूरी जी को जब बनाया गया था, उसके बाद निशंक जी को और दोबारा से खंडूरी जी को बनाया ही गया था। तो लेकिन ये जरूर है कि इस बार क्योंकि सरकार रिपीट हुई है और पुष्कर सिंह धामी जी को चुना गया है, क्या अजब गजब की बात अभी भाजपा प्रवक्ता कर रही है, जिनको मैं बधाई दे रही हूँ पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री डिक्लेयर होने पर। मगर इनको शायद ये तो बता देना चाहिए कि विधानमंडल की बैठक में केवल विधायक बैठते हैं, तो अगर सर्वसम्मति से चुने गए पुष्कर सिंह धामी तो विधानमंडल में जो हारा हुआ विधायक है वो भी मौजूद था। इसलिए ये इनका कहना गलत है। ये सर्वसम्मति से जरूर दिखाया गया है, मगर ये मोदी जी की चॉइस है और ये इनका इंटरनल मैटर है। मैं इस पे क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ, इनकी नॉलेज पे क्वेश्चन लगा रही हूँ। अब घसियारी योजना के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें अभी मैंने सुनी थी गौतम जी की, तो मैं आपको बता दूं, वो कह रहे थे कि हमने घास काटी। तो अगर इन्होंने घास काटी तो महिलाओं को इन्होंने टूल्स क्यों दिए थे कि आप जाके घास काटो, तो समझ में नहीं आया। तो ये कंफ्यूज सरकार जो है कंफ्यूज डिसीजंस लेती रही, और हम तो इसका स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अब आने वाले समय में हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे सामने वही मुख्यमंत्री है और वही समस्याएं आएंगी। क्योंकि आपने देखा कि तीर्थ पुरोहितों की समस्या का समाधान ये तब हुआ जब तीर्थ पुरोहितों की मांग पर करके आपने दो विषय उठाए हैं। सुजाता जी, आपने दो विषय उठाए हैं, आप तीर्थ पुरोहितों का जिक्र कर रही हैं, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूं पहले दोनों विषय पर नेहा जोशी जवाब दे दें। नेहा जोशी, एक तो सवाल यही कि जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें कांग्रेस की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि ये तो मोदी की चॉइस थी, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मोहर लगाई है, इतनी देर आपको नाम अनाउंस करने में हुई, उसे उस घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ है। उसके बाद होली का त्योहार आया, हमारे पूरे संगठन ने मिलकर होली का त्योहार मनाया और उसके बाद अपना नेता चुना। तो ये एक तरीके से जो हमने जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, हमने उसका पूरा समय का उपयोग किया और जब हमें ठीक लगा हमने अपना डिसीजन अनाउंस किया। और आज जो जन भावना आपको उत्तराखंड की सड़कों पर दिख रही है, जिसकी आप बात कर रहे थे अभी कि किस तरीके से खुशी का माहौल है पूरे प्रदेश में, ये परिचायक है उस बात का कि डिसीजन कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक था। अब बात आती है कि बैठक में कौन था। बैठक में तो राजनाथ जी भी थे, हमारे ऑब्जर्वर थे, बैठक में सांसद भी थे। तो यहाँ बैठक में कौन होता है और हमारे विधायक जो 47 विधायक चुन के आए हैं वो किसको अपना चेहरा बनाते हैं, अपना नेता बनाते हैं, ये पार्टी का इंटरनल विषय है। कांग्रेस पार्टी जिन व्यक्ति को 2 बार रिजेक्ट किया जा चुका है, 2 सीट से चुनाव लड़े थे हरीश रावत जी पिछली बार और दोनों सीट से हार देखनी पड़ी थी, इस बार भी हारे हैं, उनको अगर अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कोशिश कर सकती है तो ये तो हमारा बिल्कुल इंटरनल मैटर है कि हमारे नेता जिनके नाम पे हम चुनाव लड़े, जिनके चेहरे पर हम चुनाव लड़े, उनको हम अपना नेता बना। ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नेहा जोशी और सुजाता पॉल, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आप चूंकि उत्तराखंड की सियासत को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और जिस तरह पुष्कर सिंह धामी, उससे पहले 2 चेहरे बदले गए, अब एक बार फिर से वो उत्तराखंड की कमान संभालेंगे आने वाले 5 सालों तक, काफी चर्चाएं चली, दिल्ली से लेकर देहरादून तक बैठकें हुई, तो क्या लगता है आपको कि कौन से फैक्टर्स जो थे वो हावी रहे जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी को कतार में सबसे आगे ला खड़ा किया सीएम इन चॉइस के मामले में? देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले तो दुष्यंत गौतम से बात कर रही थी जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, और दुष्यंत गौतम बीजेपी के उन नेताओं में से रहे हैं जो अपने शब्द बड़े तोल मोल के बोलते हैं। बिल्कुल। उनका कहना था कि यह भी बीजेपी में पहली बार हुआ है जब किसी हारे हुए विधायक को कमान सौंपी गई है। तो यही ऊहापोह की स्थिति बीजेपी के अंदर रही कि ये भी बड़ी अप्रत्याशित स्थिति थी कि जब पार्टी दोबारा चुनाव जीत गई, ये भी पहले बार उत्तराखंड में हुआ है, और ये भी पहले बार हुआ है कि जीतने के बावजूद चीफ मिनिस्टर जो थे अपनी सीट से हार गए। लेकिन पार्टी ने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि जो उनको कार्यकाल दिया गया था उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो कितने हद तक एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में, या यूँ कहें कि वो एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रल करने में सफल रहे, पार्टी के अलग अलग धड़े थे उनको कैसे एक साथ वो ला पाए, उन्होंने अपना परसेप्शन इमेज जो है जनता के बीच में कैसे बनाई।
तो ये सब चीज़ों का एनालिसिस किया गया और चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से धामी के पक्ष में एक सिंपैथी वेव पूरे प्रदेश में आई है, पार्टी के अंदर खासकर आई है, 5 विधायकों ने तत्काल 2-3 दिन के अंदर ही अपनी सीटें ऑफर कर दी कि अब हमारी सीट से लड़िए। तो ये सारे फैक्टर मुझे लगता है कि बीजेपी ने कंसीडर किए हैं और ये बात तो सही है कि उनकी उम्र है, उनके पास टाइम है, वो यंग है और ये सब बातों को देखते हुए ही उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पहले चुना गया था। चुनाव से पहले कोई 8 महीने पहले। पुष्कर सिंह धामी पर आप बने रहिए अनुपम जी, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है सुबह से ही, इस पूरे घटनाक्रम को वो भी कवर कर रही हैं। मेनका, जरा टाइमलाइन अगर आप हमें बता पाए कि पूरे दिन किस तरह की घटनाएं हुई, कैसी बॉडी लैंग्वेज और जो भाजपा का तरीका रहा है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर सस्पेंस से पर्दा उठता है। हालांकि जिनके नाम लिए जा रहे थे उसमें धामी का नाम बहुत प्रमुखता से था, आगे कहा जा रहा था कि सबसे आगे ही है, मानकर चला जा रहा था कि उनका पलड़ा भारी है। तो आखिर कैसे यह घटनाक्रम रहा और क्या जश्न दिन भर मना वहां पर? बिल्कुल आस्था, और आज पूरे दिन नहीं बल्कि कल शाम से क्या घटनाक्रम रहा उस पर नजर डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल शाम दिल्ली में जब बैठक हो रही थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग हुई, उस दौरान पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे और कई महत्वपूर्ण चेहरे वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और कई और बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। और बातचीत का जो मुख्य मुद्दा था यही था कि उत्तराखंड में अगला नेता कौन। और जो सवाल आपने पूछा था कि जब प्रोबेबिलिटी पुष्कर सिंह धामी को लेकर ज्यादा थी फिर इतना वक्त क्यों लगा, न्यूज 18 भी बार बार कह रहा था। पुष्कर सिंह धामी से जब हमारी बात हुई थी नतीजों के आने के बाद, एक्सक्लूसिव उन्होंने न्यूज 18 से बात की थी, तब भी उन्होंने यही बात रखी थी जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से रखी गई कि अगर वो खटीमा का चुनाव नहीं हारते तब तो कोई सवाल ही नहीं होता। पहले दिन ही ये जाहिर था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, लेकिन खटीमा का वो चुनाव अपना हार गए। तो उसके पीछे की वजह रखी गई केंद्रीय नेतृत्व के सामने। पहली वजह रखी गई पुष्कर सिंह धामी की ओर से कि उनको वक्त मिला था बहुत कम अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। दूसरा ये कि इस बार मुकाबला वहां बहुत कड़ा था, जो समीकरण था वहां का जातीय समीकरण वो फेवरेबल नहीं था और जिसको साधने का वक्त नहीं मिला। एक और बात जो अंदर खाने रही, जो बहुत जाहिर तौर पर बाहर नहीं आई, वो ये अपने विधायक हार गए, उनको आमतौर पर सीएम नहीं बनाया जाता। आप बीजेपी का इतिहास यदि उठा के देखेंगे, उनके रूलिंग स्टेट अगर आप उठा के देखेंगे तो ऐसा पूर्व में देखने को नहीं मिला है और इस बार ऐसा होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। पुष्कर सिंह धामी का नाम मजबूती से जरूर लिया जा रहा था, लेकिन वो एक यही फैक्टर था जो बीच में आके कहा जा रहा था कि नहीं ये वजह हो सकती है, शायद वो ना हो सीएम का चेहरा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी चेहरे पर मुहर लगी। अब वो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नेहा जोशी और सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, सवाल आपसे यही कि आपने लगातार कई मुद्दे उठाए चुनावों के दौरान, कई मुद्दों को प्रमुखता से रखा, चाहे वो बेरोजगारी हो, महिलाओं के प्रति हो, पहाड़ी अस्मिता हो, कुंभ घोटाला, कोरोना, ये सारे मुद्दे आपने सामने रखे और बार बार सीएम का चेहरा बदला जा रहा है, इसे भी आप लोगों ने उठाया, लेकिन जनता ने आपका साथ नहीं दिया। जनता ने उनके आश्वासनों और दावों पर ही मुहर लगाई। पर नेहा जोशी की तरफ से हरीश रावत का भी नाम उठाया गया। ये यंग लीडरशिप की बात है। आपको लगता है कि जनता जो है अब अगली जनरेशन को देखना चाहती है, एक नए विजन, एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हरीश रावत एक ऐसा चेहरा रहा है, वो पूर्व में 2 चुनाव हारे, इस बार भी चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं आपने जिनको अपनी तरफ से सामने रखा उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। निश्चित तौर पे सवाल उठ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बात हरीश रावत जी भी कह चुके हैं कि उनको जिस सीट पर भेजा गया आखिरी समय पे उनके पास भी समय नहीं था। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि चाहे हार हो या जीत हो, वो चुनावों में लगी रहती है, जैसे पुष्कर सिंह धामी वाली। लेकिन जो बात बार बार कही जा रही है कि युवा नेतृत्व, तो सबसे बड़ी बात तो ये कही जा रही है भाजपा के द्वारा कि युवा तो बेरोजगार सड़कों पे थे, लेकिन महिलाओं ने वोट किया। लेकिन महिलाओं पे भरोसा नहीं रखा इन्होंने कि वो राज्य की कमान संभाल सकती हैं। इन्होंने ये कहा कि वो कैबिनेट में आ सकती हैं, उनको हम नेतृत्व उस प्रकार का दे सकते हैं जहां एक पुरुष मुख्यमंत्री उनको कंट्रोल जरूर करेगा। तो महिलाओं पर विश्वास इनका कितना वो साफ है। अब जहां तक जनता की बात है तो हम ये भी नहीं भूल सकते तो कि कई जगहों पर, और ये एक मैं एनालिस्ट के रूप में बोल रही हूँ कि कई जगहों पर मार्जिन बहुत कम था, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से हमने देखा कि भाई फ्री राशन कहा गया, लेकिन वो फ्री राशन नहीं है, वो हमेशा से राशन बांटा गया, लेकिन लोगों के मन में ये आया, जो डर बैठाया गया वो आया, और हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा कि हम इन चीजों से कैसे लड़ेंगे। तो हमारे सामने, लेकिन कुल मिलाकर सुजाता जी लब्बो लुआब यही है, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, उनके आश्वासन की बात हो या फिर विजन की बात हो,
जनता ने मुहर लगाई है और 47 सीटों से जिताकर भेजा है। लेकिन एक एक करके हम सभी पहलुओं पर चर्चा करें। मेरी सहयोगी मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है देहरादून से, वो कुछ कहना चाहती है। मेनका जी, आज तक मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। ठीक है कि वो बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं कि इतना वक्त क्यों लगा, महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया इस बार। लेकिन सवाल तो कांग्रेस से भी वही है कि आखिर कांग्रेस जिसको हार का सामना करना पड़ा, जबकि इस बार कहा जा रहा था कि जो हवा है वो परिवर्तन की तरफ है, और यहां तक कि बीजेपी के लीडर भी कह रहे थे कि 20-25 सीटें मिल जाएं तो बहुत है, कई ऐसे नेता, और बावजूद इसके हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस अभी तक हार की समीक्षा के लिए मीटिंग नहीं कर पाई है, उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है कि हार की असल वजह क्या रही और चेहरे को लेकर क्यों कंफ्यूजन रहा। तो कंफ्यूजन में तो कांग्रेस शुरू से दिखी, जनता ने कंफ्यूजन नहीं दिखाया है। मैसेज बता रहा है कि जवाब दीजिए सुजाता जी इस बात का। कांग्रेस का कंफ्यूजन रिएक्शन के लिए हम नेहा जोशी के पास जाएंगे जी कि क्या कांग्रेस एंड मौके तक जी बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है। पर मेनका जी को बता दूं कि हाँ जी बिल्कुल, और जो गलतियां अगर हुई हैं, जो कमियां हैं, वो उस पर समीक्षा बिल्कुल करी जा रही है, बल्कि आज ही करी जा रही है। मेनका जी बिजी हैं भाजपा को कवर करने में, और निश्चित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि हम सब भी इंतजार कर रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन सच्चाई ये कि हम तो हारे हैं ना चुनावों में, मगर कम मार्जिन के जो सीट्स हैं उनमें भी हारे हैं। लेकिन जो जनता सड़कों पे रही वो कोई झूठ तो था नहीं, और साथ में जो एडवर्टाइजमेंट 100 करोड़ के पुष्कर सिंह धामी ने लगाए थे, क्या वो झूठ था? क्या एक खबर मानक नाम की पत्रिका में उन्होंने 72 लाख रुपीस दिए थे एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो दिल्ली से छपता है, क्या ये झूठ था? तो लोगों को प्रभावित करने के लिए हर पार्टी कोशिश करती है, ये इनका तरीका था। नेहा जोशी कुछ कहना चाह रही हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया सुजाता जी। नेहा जोशी कुछ कहना चाह रही हैं। नेहा देखिए, सुजाता जी की है बिना किसी प्रूफ के एलिगेशंस लगाने की, तो ये एलिगेशंस का मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। मेरा तो बस सवाल उनसे है। मेनका जी ने मेरा सवाल वैसे पूछ लिया है, पर हमारे पास तो प्रचंड बहुमत था और हमने तय कर लिया कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे। आपके आगे क्या आ रहा है, आप क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं आज तक कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? ये पब्लिक डोमेन में है कि 100 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दिए गए। सुजाता जी आपको मौका मिलेगा, लेकिन एक बार बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास तय नहीं कर पा रहे कि नेता प्रतिपक्ष कौन था। देखिए, जब चुनाव नहीं हुए थे तब इनकी पार्टी में कांग्रेस भवन के अंदर लड़ाई हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो ताजपोशी की तैयारी में लग गए थे। आज जब जनता ने इन्हें दरवाजा दिखा दिया है, तो आज ये तय नहीं कर पा रहे कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, मैडम हम तो तय कर चुके हैं, प्रदेश की जनता ने तय कर दिया सरकार कौन सी होगी, और हमने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। आप बताइए, आप कब बताएंगे कि सदन में आपका नेता कौन होगा, कौन लीड करेगा, कौन विपक्ष की भूमिका बताइए सुजाता जी, क्या इसको लेकर कांग्रेस किसी पसोपेश की स्थिति में है, या अंदर खाने आप लोगों में कुछ चल रहा है, कोई सहमति नहीं बन पा रही है? कौन होगा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा दे, तभी हम अपने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करेंगे। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये भी नहीं पता था कि ये जीतेंगे या हारेंगे। वो चौकड़ी, जिस चौकड़ी में धामी जी आते हैं, स्वामी यतीश्वरानंद, राजेश शुक्ला और संजय गुप्ता, क्या कह रहे थे सब कि भीतर घात हुआ है, हमें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हराया है। तमाम बातें इस प्रकार की इनके कैंप से आई थी। हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो प्रचंड बहुमत मिला, आपने 11 दिन क्यों लगा दिए मुख्यमंत्री बताने में? क्योंकि आप गुलाम है और आपको जो मोदी जी कहते हैं आपको वही कहना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना भी आपस में मतभेद हो जाए, लेकिन जो डिसीजन होता है वो पार्टी के अंदर से विधायक करते हैं। आपको तो यही नहीं पता कि जो हारा हुआ विधायक है वो हारा ही हुआ है, उसको जिताएंगे भी तो केवल वैसे बच्चे की तरह होगा जिसको जो फेल हो जाता है उसे पास करवाया जाता है, वैसे पास करवाया है आपने पुष्कर सिंह धामी को। नेहा जोशी ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। ठीक है, अब देखिए 5 साल इनके पास कुछ है नहीं आरोप ही लगाने पे, वो भी मनगढ़ंत आरोप लगाने पे। जिस नेता के चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, जिस नेता के नारे के साथ हमने चुनाव लड़ा, एक बार फिर से वो उत्तराखंड का नेतृत्व करने वाले हैं। और अगर इनको लगता है कि ये एलिगेशंस लगा के ये अच्छा विपक्ष बन सकते हैं, तो 5 साल है इनके पास आत्ममंथन करने के लिए, चिंतन करने की। क्यों एक बार फिर उत्तराखंड की जनता ने ये बार बार कह रहे थे, बार बार सर्वे और पेड सर्वे करा के तमाम चैनल पे चलवा रहे थे कि प्रचंड बहुमत की इनकी सरकार आ रही है, तो आत्ममंथन का समय है। मुझे अच्छा लगेगा अगर कांग्रेस के हमारे साथ चिंतन करेंगे कि नेता विपक्ष कौन होने वाला है।
नेहा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, आएंगे हम आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मेनका, आपके पास भी हम लौटेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को देना जरूरी है। हमने आपको तमाम वजहें दिखाई जिसकी वजह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। तो चलिए अब वो इतिहास भी हम आपको बताते हैं जो कि पहली बार अब दोहराया जा रहा है। ये भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो आपको देखना चाहिए कि आखिर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि इतिहास बना है। साल 2000 में नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो वापसी नहीं कर पाए, रिपीट नहीं कर पाए। उसके बाद साल 2001 में भगत सिंह कोश्यारी वो मुख्यमंत्री रहे, चेहरा रहे, लेकिन रिपीट नहीं कर पाए। 2002 में एनडी तिवारी, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। 2009 पे आए तो रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी वापसी नहीं कर सके। 2011 में बीसी खंडूरी चेहरा रहे, लेकिन वो भी वापस नहीं आ पाए। 2012 में विजय बहुगुणा ने कमान संभाली, लेकिन सरकार नहीं आ सकी। 2014 की बात करें तो हरीश रावत चेहरा रहे, लेकिन वो भी रिपीट करने में नाकाम रहे। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, लेकिन रिपीट नहीं कर पाए। 2021 में तीरथ सिंह रावत ने उनको रिप्लेस किया, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। उनको पुष्कर सिंह धामी ने रिप्लेस किया और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव जीते भी और एक बार फिर से मुख्यमंत्री भी बने और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने यह इतिहास रचा। तो इतिहास रचा गया है। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं अब पुष्कर सिंह धामी। 4 जुलाई 2021 पहले शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने। 23 मार्च 2022 दूसरी शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक बार फिर से पुष्कर रिटर्न्स जिस तरह हुआ है, 4 जुलाई 2021 की वो तारीख और उसके बाद 23 मार्च 2022 की वो तारीख। मुख्यमंत्री एक बार फिर से उत्तराखंड के बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। और हमारे ब्यूरो चीफ अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं। भाजपा कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है, पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस यूथ लीडरशिप की बात बार बार हो रही है, तो क्या अब आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे चेहरों को जगह दी जाएगी जो यंग हो? मतलब उत्तराखंड में जो सरकार का स्वरूप है उसमें ये यूथ फैक्टर जो है वो काफी अहम रहने वाला है इस बार। देखिए कि इस बार जो फ्रेशनेस नजर आनी चाहिए कैबिनेट में, ऐसा बीजेपी के अंदर से जानकारी आ रही है। जो उम्रदराज विधायक हैं उनको हो सकता है दूसरे कामों में लगाया जाए, संगठन में लाया जाए या राज्यसभा में भेज दिया जाए। यंग लीडरशिप क्योंकि अब आई है, मुख्यमंत्री खुद यंग है, तो लिहाजा मंत्रिमंडल भी यंग होना चाहिए, दिखना चाहिए एनर्जी वाला, जो फील्ड पे काम करता हो। इस बात पर इस सरकार में ज़्यादा जोर होगा। और मैं एक आपको मज़ेदार और बात बताऊं, देखिए बीजेपी पॉलिटिक्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती है और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करें कि जो लोग समझ नहीं पाते थे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में, उसके बाद से ये कहा गया कि प्रदेशों में मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बदलती। वो एक्सपेरिमेंट भी पहले बार उत्तराखंड से ही शुरू हुआ। मार्च का ही महीना था 2021, एक साल पहले, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया गया, तीरथ सिंह रावत आए, फिर पुष्कर सिंह धामी लाए गए। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि उन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट करा वो सफल रहा बीजेपी के अनुसार। अब पुष्कर सिंह धामी पर यहाँ से जिम्मेदारी है कि जो 5 साल का पीरियड उन्हें मिला है, तो अब गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कैबिनेट वो इसी हिसाब से बनाएंगे कि जो उनके साथ मंत्रिमंडल हो वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्रिमंडल हो। आस्था मेनका हमारे साथ जुड़ी हुई है, देहरादून से लाइव हैं और इस पूरे इवेंट को कवर कर रही हैं, पूरी खबर पर नजर बनी रही है दिन भर उनकी। जी मेनका, आपको इस सवाल करना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी? जी आस्था, इस सवाल का जवाब तो सभी को मिल गया कि मुख्यमंत्री कौन, वो पुष्कर सिंह धामी है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि उनका कैबिनेट कैसा होगा, जो सवाल आप बार बार अनुपम त्रिवेदी जी से भी कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ से, और हमारे नेताओं जो प्रवक्ता है उनके सामने भी, कि ये कैबिनेट कैसा होगा। और एक और सवाल है कि क्या इस बार फुल फ्लेज्ड कैबिनेट होगा, क्योंकि 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली थी, उनके साथ मुश्किल से 7-8 मंत्री पद के लिए शपथ विधायकों ने ली थी। तीरथ सिंह रावत जब आए तब उन्होंने कुछ पोर्टफोलियो अपना कम किया था, 40 से ज्यादा पोर्टफोलियो त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास थे। तीरथ सिंह रावत ने कुछ पोर्टफोलियो अपने कम किए, कुछ और मंत्री कैबिनेट में शामिल किए। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने
इसका विस्तार किया और फुल फ्लेज कैबिनेट दिया। तो इस बार जब ओथ सेरेमनी होगी तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे, लेकिन उनके साथ कितने और विधायक मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नेहा जोशी जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब क्योंकि धामी जी को हमें सीएम डिक्लेयर कर दिया गया है तो सबकी नजर कैबिनेट पर है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलकर एक ऐसी कैबिनेट प्रदेश को देने वाले हैं जिसमें युवा नेतृत्व भी होगा, जिसमें अनुभव भी होगा, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व भी दिखेगा, और सबसे बड़ी बात कि अगला दशक जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उत्तराखंड का दशक होने वाला है, उसके लिए विजन देने का काम ये कैबिनेट करने वाला है। तो ये सारे जो समीकरण है, ये जो सारे संतुलन है इस कैबिनेट में देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलेगी तो हमने 10 साल का विजन ये कैबिनेट हमें देने वाली है। जी बिल्कुल, चलिए, जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि जो वादे आप लोगों ने किए या जो विजन लेकर आप लोग चल रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह धरातल पर नजर आए, और जो वादा आपने किया आने वाले एक दशक के लिए कि वो पहाड़ों का होगा, वो कम से कम उनको फलीभूत होता नजर आए। हमारे साथ चर्चा में कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुजाता पॉल जी जुड़ी हुई हैं। सुजाता जी, अब यहां से आगे कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन का दौर है, ये तो क्लियर है, लेकिन अब आगे आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? नेता प्रतिपक्ष उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, कौन होगा आपकी तरफ से? बहुत सारे मुद्दे जो आपने सरकार के खिलाफ खड़े किए, जनता का वोट उनके साथ है, मतलब मुहर उनकी बातों पर है, तो यहां से आगे अब कांग्रेस के लिए क्या रास्ता है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो हमने पुश करके पुष्कर सिंह धामी जैसे हारे हुए विधायक को नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, भाजपा ने बनाया। इसलिए हमारे तो विधायक जो चुन के आए हैं उन्हीं में से हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे उनको बनाया जाएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से हम पहले मुद्दे उठाते रहे अब भी उठाएंगे, क्योंकि आपको याद कराना चाहती हूँ कि नवंबर के महीने में हमारे दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में ये तय किया था कि 7वां पे कमीशन उन 204 पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा जो सैनिक कल्याण बोर्ड में कार्यरत है। दिया नहीं, मगर उस विषय को भी लेकर हम सरकार से उम्मीद भी करेंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इन पर दबाव डालेंगे कि करें। और हमारे नेता जो होंगे वो पूरे तरीके से जनता के साथ खड़े होकर अपनी सरकार को, क्योंकि सरकार हमारी भी है, तो सरकार को हमेशा से ये बताएंगे कि किस तरीके से जनता उनसे सवाल कर रही है उनको पूरा करे। तो हमारे नेता सक्षम होंगे, इसका मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाता हूं। चलिए ठीक है, जनता भी यही उम्मीद करती है कि एक हेल्दी विपक्ष से जिस तरह की आशा रखी जाती है कि आप समय समय पर जनता को हकीकत बताते रहें, कहां काम में खामी है या उनके हितों से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो आप सामने लाते रहें। नेहा जोशी, क्योंकि शो क्लोज करने का वक्त है, जाते जाते प्राथमिकताएं अब यहां से आगे क्या होंगी सरकार की? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो बड़ी प्राथमिकताएं, क्योंकि ये उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक पेन पॉइंट्स रहे हैं हमारे, ये दो बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। रोजगार एक बड़ी प्राथमिकता होगी कि जो भर्तियां लास्ट तक रह गई थी उनको निकाला जाए, और किस तरीके से जो एक बार बात आती है, बार बार ये खोखले प्रॉमिस अलग अलग सरकारों द्वारा किए जाते हैं कि इतनी सरकारी नौकरियां निकाल देंगे। हमने हमेशा कहा है कि उत्तराखंड में अगर किसी ने ईमानदार कोशिश की आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, और जनता ने उस पर आशीर्वाद भी हमको दिया है। तो कोशिश यही रहेगी अगले 5 साल में जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिया था उसको कैसे साकार किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आप सभी लोगों को भविष्य में अपने अपने रोल के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उसको और भव्य तरीके से जो है वो करने की कोशिशें अभी से होने लगी हैं। और जब नाम अनाउंस आज पुष्कर सिंह धामी का हुआ तो एक साथ होली दिवाली जो है वो बीजेपी ऑफिस में आज मनाई गई। तो इस घटनाक्रम से जुड़ी तमाम अपडेट्स आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल शो पर इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ।